हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे और ये एमसीक्यूज आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसे केवीएस, एनवीएस और स्टेट लेवल के जितने भी लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, चाहे वो पंजाब लाइब्रेरियन का हो, बिहार लाइब्रेरियन या आपका जेकेएसएसबी या डीएसएसबी या एनटीए-ड्यू या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, तो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा और यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग मिक्स एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हम लोग टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं, साथ साथ मिक्स एमसीक्यूज का भी डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज में आपको सिर्फ एक सिंगल टॉपिक कवर होता है, लेकिन मिक्स में आपको सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिससे आपके ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट का एक बार ओवरव्यू यानी कि आप एक तरह से उनका रिवीजन हो जाता है और मेन पॉइंट, जिससे आपको सभी चीज़ें याद करने में धीरे धीरे आसानी होती है। क्योंकि हमें पता है कि आप जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे ईयर वाइज क्वेश्चंस या बहुत सारे डेटा जो होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब आपको बार बार मिस करते हैं, यानी बार बार आप उसे भूल जाते हैं। तो बार बार एमसीक्यूज करने से, बार बार डिस्कशन सुनने से या आपको रिविज़न करने से इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। और कोई भी चीज़ एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं होती है, बार बार रिविज़न करने से ही हो पाती है। और आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो 5 टाइम्स 10 टाइम्स अपने कैपेबिलिटी के अनुसार ज़रूर चीज़ों को रिवीजन करें। एक बार पढ़ने से मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत स्टूडेंट, जो 90% स्टूडेंट होते हैं उनको कवर हो पाता है। बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जो एक बार दो बार पढ़ने में कर पाते हैं। आप 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सभी चीज़ें याद हो गई। और याद हो जाने के बाद जब क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आता है या हाई लेवल आता है, यानी कि कोई एग्जामिनर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ा सा आपको बेसिक फंडामेंटल चेक करना चाहता है, डिफिनीशन से क्वेश्चंस लाता है, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, उस केस में आपके पास जब सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप रिवीजन किए होते हैं, तो आप कनेक्ट करने में उस समय आपको सहूलियत होता है और क्वेश्चंस को आप इजी वे में कर जाते हैं। अदरवाइज आप डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, घर पे आने के बाद आपको लगता है ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ था और मैंने क्वेश्चंस नहीं समझ पाया वहाँ पे। और 4-5 क्वेश्चंस अगर ऐसे होते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम में आपका चांसेस कम होती है। लेकिन वहीं 5 to 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस लेवल के होते हैं और आप उसको कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और आप रिवीजन करते रहिए, आप अपने प्रिपरेशन को पूरा टाइट रखिए। जब भी आपका एग्ज़ाम हो उसके पहले आप पूरे रिवीजन के तैयार, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से, आप कोई भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लाइब्रेरी एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो सिर्फ लाइब्रेरी एकेडमी ही पढ़े। आप एमसीक्यूज कहीं भी से भी आप देख सकते हैं, किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, या आप इंटरनेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। और लाइब्रेरी एकेडमी आपके मदद के लिए तो हमेशा है ही। इसके अलावा भी आप टॉपिक वाइज को कवर कर सकते हैं। मैंने जितना भी आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया है अभी तक, उसमें आपको थ्योरेटिकल नहीं देखना चाहते हैं तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं पूरा डीपली में जाना, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि इस टॉपिक में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इतना ही तक रहेगा। लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप बुक प्रीफर कर सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर रिकमेंडेड बुक है सभी टॉपिक का, यानी सभी सब्जेक्ट का, वहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हैं। हालाँकि महंगा पड़ेगा आपको बुक फिर भी। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली। और देखिए, ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और वहाँ से आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और सभी स्टेट के कोर्सेज अवेलेबल है और केवीएस एनवीएस के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आपको पता होगा, जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं और जो लोग नहीं किए हुए हैं उनको भी मैं बता दूं कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा आपको नहीं लगेगा और आपको वर्थ फुल होगा, यानी कि आपका पैसे जाया नहीं जाएगा। आप जितने भी पे करेंगे 1000 के अप्रॉक्स, वो आपका पूरा वसूल हो जाएगा, कहें देसी भाषा में। यानी कि आपको प्रिपरेशन के तौर पे मैं बात करूं तो आपका फुल प्रिपरेशन हो जाएगा, यानी एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज और आपका थ्योरेटिकल पोर्शन और टॉपिक वाइज इंडिविजुअल सभी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। इंटरव्यू लेवल पे भी अगर आप जाते हैं, इंटरव्यू में आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी आपको पूरे टॉपिक वाइज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मेन क्लासेस इन द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि डेवी दशमलव वर्गीकरण में मुख्य वर्गों की संख्या कितनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, यानी 10 मेन क्लासेस है। और आपने जब डीडीसी पढ़ा होगा उस समय मैंने आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है थ्योरेटिकल पोर्शन में। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता दूं। देखिए, जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन था, इसका डेवलपमेंट जो था वो मेलविल डेवी ने किया था, मेलविल डेवी ने किया था और 1876 में किया था। और 1876 जो था अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना ईयर है, यानी कि उसकी स्थापना जो है 1876 में ही हुई थी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की। और जो डीडीसी है इसका भी डेवलपमेंट 1876 में ही हुई थी मेलविल डेवी के द्वारा। और मैं बता दूं, इसमें आपको ये याद रखना है कि जो ऑनलाइन एक्सेस जो
क्लासिफिकेशन का यूज आप ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो ऑनलाइन एक्सेस जो होता है वेब डीबी के थ्रू आप कर सकते हैं। तो वेब डीबी जो है वो क्लासिफिकेशन स्कीम है ऑन द वेब, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। और इस अभी तक डीडीसी का 23 एडिशन आ चुका है, जो कि 2011 में आया 23rd एडिशन, और ये 15वां एडिशन था, यानी 15th एडिशन था डीडीसी का। और इसमें आपको पता है मेन क्लासेस जो होता है ये आपका 10 होता है। इसके अलावा आपका सब डिवीज़न होते हैं जो 100 और 1000 में चले जाते हैं। 3 डिजिट का नंबर होते हैं सभी, जैसे कि 501 का एक सब्जेक्ट का नंबर होगा, उसी तरह आपका 100 का होगा एक सब्जेक्ट का। तो इस तरह से आप जब थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन आपको एमसीक्यूज के लिए काफ़ी होगा रिवीजन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is incorrect with respect to the advantage of classification? यानी कि वर्गीकरण के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मतलब कि हम लोग जब वर्गीकरण का इस्तेमाल करते हैं अपने लाइब्रेरी में, यानी क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं, उस समय हमें इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो 4 ऑप्शन में आपको पढ़ के बताना है कि इसमें जो हमें फ़ायदा होता है यानी लाभ होता है क्लासिफिकेशन करने से, उसमें ये कौन सा कथन सटीक नहीं बैठता है यानी गलत है। देखिए फर्स्ट है हेल्प इन कैटलॉगिंग सप्लीमेंट। बिल्कुल हमें क्लासिफिकेशन करने के बाद ही हम किसी लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग करते हैं, और कैटलॉगिंग जो करते हैं उसमें हमें क्लासिफिकेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी इनकरेक्ट पूछा है, लेकिन ए तो करेक्ट है, तो इसी वजह से ए आंसर नहीं होगा। सेकेंड है, थर्ड आप देख लीजिए एड्स इन स्टॉक वेरिफिकेशन। बिल्कुल अगर हमने लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन कर रखा है, सभी बुक को एक उचित पोजीशन पे रखा है, उचित जगह रखा है, उसको एक ऑर्डर में रखा है, तो हमें स्टॉक वेरिफिकेशन में मदद मिलती है, यानी ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट तो नहीं है, इसी वजह से ये भी आंसर नहीं होगा। डी देखिएगा हेल्प इन रेफरेंस सर्विस। बिल्कुल हमें रेफरेंस सर्विस भी देने में आसानी होती है। हम जब संदर्भ सेवा में मदद करते हैं यानी संदर्भ सेवा प्रोवाइड करते हैं लाइब्रेरी में, तो अगर हमारा लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन किया गया है तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन जो बी ऑप्शन है यही करेक्ट है, क्योंकि हेल्प इन प्रोक्यूरमेंट यानी खरीद में मदद करता है। बिल्कुल नहीं, देखिए क्लासिफिकेशन में खरीद से कोई मतलब नहीं है। खरीद के बुक आया उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ये टेक्निकल सेक्शन लाइब्रेरी के टेक्निकल। Which of the following does not come under यूजर एजुकेशन प्रोग्राम कंटेंट। यानी हमने यूजर एजुकेशन के बारे में आपको इंडिविजुअल लेक्चर इसमें हमने दिया था थ्योरेटिकल पोर्शन में, तो आपको ये क्वेश्चंस ऑप्शन देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यूजर एजुकेशन प्रोग्राम में कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा इसके अंदर नहीं आता है, यानी कि इस कार्यक्रम में क्या नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी सर्विस एंड फैसिलिटीज। बिल्कुल ये आता है, क्योंकि हम यूजर एजुकेशन प्रोवाइड जब कर रहे होते हैं यूजर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत, तो हम लाइब्रेरी में जितने भी हमारे रीडर और यूजर होते हैं उनको हम लाइब्रेरी में क्या फैसिलिटी है, क्या सर्विस है, उनसे हम उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनको हम परिचय कराते हैं उस चीज़ से। तो ऑप्शन नंबर ए यूजर एजुकेशन के अंदर है, लेकिन हमसे पूछा गया है नॉट, यानी कि कौन सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा यहाँ पे, लेकिन यूजर एजुकेशन में करेक्ट होगा। मेरी बात समझिएगा, यूजर एजुकेशन के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने लाइब्रेरी में सर्विस और फैसिलिटी को यूजर को। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड एंड टूल फॉर सर्चिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स। बिल्कुल हम यूजर एजुकेशन के अंदर हम उनको मेथड और टूल बताते हैं कि किस मेथड से आप इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, अपने जो भी रिसोर्सेस आप ढूंढना चाहते हैं उसको कैसे आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग ऑनलाइन डेटाबेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल्स। बिल्कुल हम उनको ये भी सिखाते हैं कि ऑनलाइन डेटाबेस से कैसे मतलब कि यूजिंग ऑनलाइन डेटाबेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल, मतलब हम उनको बताते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन डेटाबेस को यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल को यानी इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं। ये सभी हमारे यूजर एजुकेशन के अंदर आते हैं जब हम यूजर को एजुकेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है राइटिंग बुक ऑन बिहाफ ऑफ यूजर, यानी कि हम लोग उपयोगकर्ताओं की ओर से किताबें लिखना ये सिखाते हैं। बिल्कुल नहीं, हमें किताब लिखने से और किताब उनको सिखाने से लिखिए कैसे, ये सब हमें कोई मतलब नहीं है एक लाइब्रेरियन के तौर पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर ए बी सी है वो यूजर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर आता है, और जो डी है वो नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डिक्शनरी कैटलॉग व्हेन द सब्जेक्ट एंट्रीज आर सेपरेट फ्रॉम अदर एंट्रीज द रिजल्ट इज रेफर्ड टू एज ए। यानी एक शब्दकोश सूची में जब विषय प्रविष्टियां को अन्य प्रविष्टियों से अलग किया जाता है तो परिणाम को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये डिवाइड कैटलॉग कहा जाता है। कभी भी जब हम लोग मेन एंट्री बनाते हैं
और अगर कहें कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जब विषय प्रविष्टि को अन्य प्रविष्टि से अलग कर दिया जाता है तो परिणाम को क्या कहा जाता है, तो ये डिवाइडेड कैटलॉग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए बेसिकली जो डिक्शनरी कैटलॉग होता है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑथर नेम टाइटल सब्जेक्ट कैटलॉग, ठीक है। और इसमें जब हम लोग सब्जेक्ट एंट्रीज जब बनाते हैं उससे हम लोग सेपरेट करते हैं अदर एंट्रीज को, तो उस केस में हम डिवाइडेड कैटलॉग का नाम देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटेक्शन प्रोवाइडिंग टू द ऑथर ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ द ऑथरशिप इंक्लूडिंग लिटरेसी ड्रामेटिक आर्टिस्टिक म्यूजिक एटीसी, यानी साहित्यिक नाटक कलात्मक संगीत सहित मौलिक रचनाओं को लेखक को संरक्षण प्रदान करता है, किसके अंतर्गत, कॉपीराइट के अंतर्गत, पेटेंट राइट के अंतर्गत, ट्रेडमार्क के और इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत। तो आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी एक साहित्यिक नाटक कलात्मक संगीत इन सबको प्रोटेक्शन जो देता है वो कॉपीराइट देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंडिया में बात की जाए तो कॉपीराइट जो एक्ट है, अगर आप इंडिया में कब पास की गई, ये पास की गई 1957 में, और इसको एक्ट आया मतलब कि एक तरह से लागू हो गया संपूर्ण देश में 1958 में। तो कॉपीराइट एक्ट के बारे में आप लिख लीजिएगा जरूर। पेटेंट जो होता है, पेटेंट राइट होता है, वो न्यू इन्वेंशन पे मिलता है, ठीक है। जो कोई ऐसे आपने कुछ रिसर्च कर दिया तो आप पेटेंट कराते हैं, आपको राइट होता है उसका। और ट्रेडमार्क जो होता है, इंडस्ट्रियल जो लोगो है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है आपका, कुछ मतलब जैसे लोगो है उसको ट्रेडमार्क लिया जाता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन में आता है। जैसे आपने कोई कार बनाया, उसके मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, उसके मतलब कि आउटर डिजाइन, इन सब का जो आपको कॉपीराइट मिलता है, उसका अधिकार जो मिलता है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आता है। तो हमने कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड और इंडस्ट्रियल डिजाइन इस सब के बारे में मैंने डिस्कशन किया हुआ है थ्योरेटिकल में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन 100% आप इसे करेक्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सभी टॉपिक के बारे में मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, एक दो कोई टॉपिक बचे हुए हैं उसको मैं तुरंत कवर करने वाला हूं, उसके बाद आपको कोई शिकायत नहीं रहेगा टॉपिक वाइज। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर यानी आइजलिक इज लोकेटेड एट, यानी आइजलिक का मुख्यालय कहाँ है, ये है आपका कोलकाता में। और मैं बता दूं कि जो स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है, ये स्पेशल लाइब्रेरी के पर्पस को, उद्देश्यों के लिए काम करता है, उसको बेटरमेंट के लिए काम करता है। वो कैसे बेटर हो सकती है उसके लिए ये वर्क कर रहा है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द बुक लॉस्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी आर नो थ्रू, यानी कि पुस्तकालय में अगर कोई पुस्तकें खो जाए तो हम किस माध्यम से ये जान सकते हैं कि हमारे लाइब्रेरी में पुस्तकें खो गई है, क्वेश्चन का ये भाव है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ऑप्शन नंबर बी जो है सेल्फ लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है वो है एक्सेशन रजिस्टर, और ऑप्शन नंबर डी है स्टॉक वेरिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है, स्टॉक वेरिफिकेशन। हम एवरी ईयर स्टॉक वेरिफिकेशन करने का कोशिश करते हैं। अगर हमारी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उस केस में स्टॉक वेरिफिकेशन करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन स्टॉक वेरिफिकेशन से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में कौन सी बुक खो गई, कौन सी चोरी हो गई, या और बुक में क्या गड़बड़ी है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो मेथड है ये आपका यूज होता है सर्कुलेशन सेक्शन में। जब हम बुक को इशू कराते हैं या रिटर्न करते हैं, तो जब इशू कराते हैं उसे चार्जिंग कहा जाता है। जब हम बुक को रिटर्न करते हैं, यूजर के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं यूजर हूँ और बुक को मैं लाइब्रेरी से इशू कराता हूँ तो उसे चार्जिंग कहा जाता है। बुक को मैं रिटर्न कर रहा हूँ लाइब्रेरी को तो उसे डिस्चार्जिंग कहते हैं। सेल्फ लिस्ट में जो एक अलमीरा होता है, अलमीरा के अंदर जितनी भी बुक रखी होती है वहाँ पे लिस्ट लगा होता है, उसे सेल्फ लिस्ट कहते हैं। एक्सेशन रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जो लाइब्रेरी में आई सभी किताब का एक यूनिक एक्सेशन नंबर दिए जाते हैं, और यूनिक सभी पुस्तक के यूनिक एक्सेशन नंबर होता है। और वो आपके सभी लाइब्रेरी में एक रजिस्टर होता है जिसमें 14 कॉलम होते हैं, और उस 14 कॉलम में बुक का टाइटल, बुक का राइटर, ये सब कुछ लिखा होता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और उसका एक नंबर लिखा जाता है बुक का कि कौन सा उसका एक्सेशन नंबर दिया जाता है प्रत्येक बुक का। तो ये आपको स्टॉक वेरिफिकेशन इससे पता नहीं लगाया जा सकता। हाँ, एक्सेशन रजिस्टर के हेल्प से हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं, मतलब कि जितने भी लाइब्रेरी में बुक है उसको हम क्या करेंगे, दो व्यक्ति होंगे, एक व्यक्ति बोलते चले जाएंगे कि ये नंबर का बुक है, ये नंबर का बुक है, दूसरा आदमी उसे चेक करेगा हाँ इस नंबर का बुक है कि नहीं, और इस तरह हम एक तरह से जांच कर लेंगे। विद द हेल्प ऑफ एक्सेशन रजिस्टर स्टॉक वेरिफिकेशन विल बी डन, यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं
एक्सेशन रजिस्टर के मदद से, लेकिन हम बुक का पता लगाएंगे स्टॉक वेरिफिकेशन से ही, क्योंकि स्टॉक वेरिफिकेशन में एक्सेशन रजिस्टर का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि एक्सेशन रजिस्टर से आप बुक का पता लगा पाएँ। इस वजह से ये आंसर जो है डी ऑप्शन सही है, स्टॉक वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यूज ऑफ RFID टेक्नोलॉजी इन अ लाइब्रेरी इज फॉर, यानी RFID जो टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग यूज क्यों कहते हैं, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बुक सिलेक्शन, बिल्कुल नहीं, बुक सिलेक्शन के लिए RFID का कोई ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रोक्यूरमेंट, यानी बुक की खरीदारी, बिल्कुल नहीं। सर्कुलेशन, बिल्कुल यस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। RFID का यूज हम सर्कुलेशन सेक्शन में करते हैं, बुक को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए, यानी इशू करने के लिए और रिटर्न करने के लिए। तो सर्कुलेशन जो सेक्शन है वहाँ पे RFID टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, RFID हमेशा सर्कुलेशन सेक्शन में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following come under SCUNUL 7 पिलर मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी में आपका जो SCUNUL 7 पिलर मॉडल है उसमें से वो मॉडल में 7 में कौन कौन से मॉडल हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा जो 9 का ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवेल्युएट, मैनेज एंड प्रेजेंट। इनका नाम आप याद रख दीजिएगा, इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, ये JKSSB में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप विकिपीडिया पे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या इन्होंने कहा था। लेकिन पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद स्कोप देखते हैं, प्लान करते हैं, गैदर करते हैं, इवेलुएट करते हैं, मैनेज करते हैं, उसके बाद फाइनली प्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी इज मींट फॉर लैंडिंग मटेरियल फॉर अ रेफरेंस टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया या सिटीजन्स ऑफ वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया के जितने भी नागरिक हैं उनको मतलब कि पुस्तकालय सभी, यहाँ पे हिंदी में आप देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय सभी नागरिकों के संदर्भ के लिए उधार सामग्री के लिए है। यानी कि जितने भी सिटीजन हैं पूरे वर्ल्ड के, या आपके अगर कंट्री हैं तो कंट्री के, अमेरिका के हैं तो अमेरिका के, उनके जो सिटीजन हैं उनके लिए पुस्तकालय में सभी बुक जो है उनको उधार के रूप में दिया जा सकता है। यानी बुक उनको इशू करना किस लाइब्रेरी का वर्क होता है, तो पब्लिक लाइब्रेरी। इसका आपको आंसर पता है कि पब्लिक लाइब्रेरी पब्लिक के लिए काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग है, मतलब कि उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया गया है, लेकिन आपका मेन मोटिव जो है वही है कि सिटीजन की बात हो गई, यानी पब्लिक के लिए, तो पब्लिक के लिए कौन सी लाइब्रेरी वर्क करती है, तो पब्लिक लाइब्रेरी वर्क करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बताऊँ, देश में हमारा सबसे फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है वो पास हुआ था मद्रास में, मद्रास लाइब्रेरी एक्ट के नाम से, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से हुआ था, जो अब तमिलनाडु में, तमिलनाडु इसका नाम हो गया मद्रास का, पहले ये मद्रास स्टेट हुआ करता था। ये पास हुआ था 1948 में। तो आप याद रखिएगा, फर्स्ट लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास इन मद्रास, नाउ इन इज कॉल्ड तमिलनाडु इन 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द फादर ऑफ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों के जनक हैं कौन, S.R. रंगनाथन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये जो मतलब कि पब्लिश हुई थी वो 1931 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पुस्तक थी वो पास मतलब कि उसको पब्लिश किया गया था S.R. रंगनाथन के द्वारा। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपको पता है और सबको याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द रोल ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ सीरियल इन एक्विजिशन ऑफ सीरियल जर्नल इज सिग्निफिकेंट इन द कंटेक्स्ट the New Jersey list of serials which contains the holding of college, university, school, public, corporate library is a part of। यानी कि जो सीरियल्स हैं यानी पत्रिकाएं के अधिग्रहण में पत्रिकाएं यानी कि सीरियल्स की संघ सूची की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस संदर्भ में न्यू जर्सी की धारावाहिकों की, यानी धारावाहिकों का मतलब सीरियल्स आप याद रखिएगा, यहाँ हिंदी में थोड़ा सा धारावाहिक लिखा हुआ है, यानी न्यू जर्सी की धारावाहिक यानी सीरियल्स की सूची जिसे कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूलों, सार्वजनिक कॉरपोरेट पुस्तकालय के होल्डिंग शामिल हो, वो हिस्सा है एक तरह का न्यू जर्सी कैट का, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जो है एक तरह से कहें तो यूनियन कैटलॉग जब आप पढ़ते हैं यानी इंड कैट पढ़ते हैं, तो जो भी एक अलग अलग कैटलॉग का निर्माण किया जाता है, तो उस समय ये जो क्वेश्चंस है
वहाँ पे ये बनते हैं कि ये इंड कैट क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यू कैट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये न्यू जर्सी का है और न्यू जर्सी का कॉलेज और कॉरपोरेट और स्कूल के बारे में ये बताता है, तो सूची होता है, एक तरह का लिस्ट तैयार किया जाता है, इसीलिए इसका जर्सी कैट नाम है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसके मतलब कि वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एज पर द कॉलन क्लासिफिकेशन, इनकम टैक्स इन इंडिया इज डिनोटेड बाई X724.44। ये आपका कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर इसको लिखा गया है, यानी क्लास नंबर। इन दिस गिवन सीक्वेंस इंडिया इज डिनोटेड बाई। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो कोड है 44 है, ठीक है। एशिया का बताया था आपको, नेबर कंट्री पाकिस्तान का बताया था, अमेरिका का बताया था। तो आप एक बार थ्योरेटिकल लेक्चर देखिएगा, आपको सभी चीज़ें याद हो जाएगी। तो इसमें 44 जो ऑप्शन है यानी डी वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग बिब्लियोग्राफिक डील विद द रेयरली प्रिंटेड मटेरियल अप टू 15th सेंचुरी। यानी कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ सूची जो 15वीं शताब्दी तक दुर्लभ मुद्रित सामग्रियों से संबंधित है। तो नेशनल बिब्लियोग्राफी नहीं, नेशनल बिब्लियोग्राफी तो एवरी ईयर मतलब कि तैयार होती है, तो ये तो नहीं हुआ। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी बिब्लियोग्राफी, सी नंबर ऑप्शन नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी बिब्लियोग्राफी तो एवरी ईयर होता है। ऑथर बिब्लियोग्राफी में जितने ऑथर जितने भी लिस्टिंग बनाना है उनका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है इनकुनाबुला बिब्लियोग्राफी, ये करेक्ट आंसर है। इनकुनाबुला जो बिब्लियोग्राफी है ये उनका बिब्लियोग्राफी है, उनका लिस्टिंग है जो 15th सेंचुरी के समय जितने भी मनुस्क्रिप्ट था, हाथ से लिखे हुए मतलब बुक थी यूरोप कंट्री में। देखिएगा ये यूरोप से आया हुआ है। एक सेकंड, ओके, यूरोप। तो यूरोपियन एक तरह से बिब्लियोग्राफी है इनकुनाबुला बिब्लियोग्राफी, तो इसको याद रखिएगा। और एक तरह का कहें तो 15 और सेंचुरी 16 सेंचुरी के बीच में जितने भी उसके पहले या उस समय का रेयर मटेरियल था उसका ये बिब्लियोग्राफी है। और ये मनुस्क्रिप्ट्स यानी कहें तो हाथ से लिखी हुई सभी डॉक्यूमेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। देखिएगा MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। MS आउटलुक नहीं है ये डेटाबेस। बेसिकली जो MS एक्सेस है यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसका फुल नाम है MS एक्सेस का, ये एक तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर फ्रेंडली स्टेट ऑफ द आर्ट GUI बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द इन्फ्लिबनेट यानी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क द्वारा। कौन सा जो सॉफ्टवेयर है जो GUI बेस्ट है, तो ये है सॉल यानी कि SOUL। तो SUL यानी सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है सॉल का, और इसको डेवलप किया है इन्फ्लिबनेट ने। और GUI जो है वो एक तरह से बेस्ट है, यानी कि जो आप कहते हैं यूज़र फ्रेंडली होता है। तो ये सब कुछ है, यानी कि आप जब आपने पढ़ा था सॉल टॉपिक तो वहाँ भी आपने देखा था इस टॉपिक के बारे में। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि सब कुछ आपको रिप्रेजेंट रहेगा ग्राफिकली। आपको कहाँ पे इंटर करना है, कहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सर्च करना है, ये सब चीज़ें दिखती है। इसीलिए इसे GUI बेस्ट कहते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी ग्राफिकल तरह से सभी कुछ सॉफ्टवेयर के जो आप ओपन करेंगे तो सभी कुछ रिप्रेजेंट किया रहेगा। आपको कमांड बेस्ड नहीं होगा कि कोई कमांड दे, ब्लैक स्क्रीन देखे, कमांड देने के बाद वो फंक्शन ओपन हो, ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी होगा स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे आप क्रोम ओपन करते हैं तो कोई क्रोम ओपन करते ही देखते हैं आपको कहाँ पे सर्च करना है लिखा रहता है, आपको ऊपर टैब होता है। तो वो क्या हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हुआ, यानी कि GUI बेस्ट हुआ, क्योंकि आपको सब कुछ दिख रहा है कि कहाँ हमें सर्च करना है, कहाँ पे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हु अमंग द फ्लोइंग गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। स्ट्राटा मतलब तबकों होता है, मतलब कि सभी तरह के लोग जो होते हैं उनको कहा जाता है। यानी निम्नलिखित में से किसे समाज के विभिन्न तबकों के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। यानी समाज के डिफरेंट जो कल्चर या डिफरेंट पार्ट के लोग होते हैं उनसे मिलने का किस टाइप के लोगों को मतलब कि अवसर मिलता है, तो वो होते हैं रेफरेंस लाइब्रेरियन। तो रेफरेंस लाइब्रेरियन को ये मौका मिलता है, और रेफरेंस लाइब्रेरियन अलग अलग जगह जाते हैं और
लाइब्रेरी के बेटर के लिए, लाइब्रेरी में लोगों को आकर्षित करने के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ज्योग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ अ प्लेस अरेंज अल्फाबेटिकल containing the information about the geographical structure, social statistics and a physical feature of country is called। यानी किसी देश की भौगोलिक संरचना, सामाजिक सांख्यिकी और भौतिकी विशेषताओं के बारे में जानकारी वाले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों के भौगोलिक शब्दकोश को क्या कहा जाता है? तो इसे गैजेट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी जैसे हैंडबुक होता है, ठीक है, तो हैंडबुक होता है जो कि हम किसी तरह का हैंडबुक होता है, जैसे यूनिवर्सिटी हैंडबुक है, तो आपका जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन है, इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, वो देश में जितने भी यूनिवर्सिटी है उनको बारे में बताता है, वो एक तरह का हैंडबुक है। बिब्लियोग्राफी आपको पता है कि देश में नेशन में अगर नेशनल बिब्लियोग्राफी है तो देश में जितने भी साहित्यिक पब्लिश हुई है उनका एक लिस्टिंग होता है, वो बिब्लियोग्राफी कहलाता है। डायरेक्टरीज में लोगों के फ़ोन नंबर और लोगों के नाम और इम्पोर्टेंट, जैसे हॉस्पिटल का डायरेक्टरीज है तो देश में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनका नंबर, उनमें डॉक्टर मौजूद या उनमें उनका एड्रेस वगैरह लिखे होते हैं, तो डायरेक्टरीज इसके लिए होता है। और गैजेटर्स जो होता है, यानी कि गैजेटर्स, वो आपको ज्योग्राफिकल डिक्शनरी होता है जो कि जितने भी प्लेस हैं उनको अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके इन्फॉर्मेशन के बारे में, बेसिकली उनके स्ट्रक्चर के, उनके सोशल स्टेटस और फिजिकल फीचर्स के बारे में बताता है। और एक कंट्रीज वाइज गैजेटर्स होता है, यानी कि सभी कंट्री का अलग अलग होता है। पूरे वर्ल्ड का भी बनाइएगा तो बहुत मोटा हो जाएगा, तो इस वजह से कंट्री वाइज ही बेटर रहता है। आपको जिस कंट्री के बारे में घूमना है, जहाँ जाना है, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग जब आपको इस टॉपिक के बारे में जब बात कर रहे थे कि हैंडबुक, बिब्लियोग्राफी, गैजेटर्स और डायरेक्टरीज, बिब्लियोग्राफी, ये सब के बारे में हमने पूरे डिटेल में बात किया हुआ है थ्योरेटिकल में। आप अगर आपको रिवीजन करना है तो फिर से आप रिवीजन कर लीजिए, जो लोग बैच में जुड़े हुए हैं यानी कोर्सेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता स्मॉल पेपर फ्रॉम वन which information can be written, type or printed, designed to the affix to the surface of an item such as a book, usually for the purpose of identification or classification is a। यानी एक छोटा सा पेपर फॉर्म जिस पर जानकारी लिखी जा सकती है, टाइप की जा सकती है या मुद्रित की जा सकती है, जिसे किसी वस्तु की सतह पर चिपकाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे कि आमतौर पर पहचान या वर्गीकरण के उद्देश्य से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ये कितना मतलब लैंग्वेज में कितने घुमाया है एग्जामिनर ने, लेकिन आप क्वेश्चन देखें तो क्या कहा जा रहा है। जो आप किसी भी एक लेवल जो होता है, जो कि आपको बुक पे चिपकाया जाता है लेवल, और लेवल पे आपको कॉल नंबर लिखे होते हैं कि सभी बुक का कॉल नंबर जो होता है उसको लिखा जाता है या प्रिंट किया जाता है या उसको मुद्रित किया जाता है या हाथ से भी लिखा जाता है और बाद में उसको पुस्तक पे चिपका दी जाती है, उसे हम लोग लेवल कहते हैं। क्लासिफिकेशन जब आप कीजिएगा तो क्लासिफिकेशन के समय इसका यूज किया जाता है, तो इसे लेवल कहते हैं। तो कितना जनरल क्वेश्चन है, लेकिन 2-3 मिनट तो ऐसे मतलब कि पढ़ने में ही आपको 30 सेकंड लग जाएंगे कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यही समझने वाली बात होती है कि जो स्मॉल पेपर फ्रॉम विच द इन्फॉर्मेशन कैन बी रिटन, टाइपिंग और प्रिंटेड, डिजाइन टू फिक्स द सरफेस ऑफ एन आइटम सच ए बुक, यानी जैसे कि बुक पे हम उसके सरफेस पे हम चिपकाएंगे। एंड यूजुअली द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, इसका मेनली क्या काम होता है, हम बुक की पहचान करना या क्लासिफिकेशन करते समय हम यूज करते हैं। तो इससे आपको डायरेक्ट पता चल गया कि इसे लेवल कहते हैं। देखिए आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे यूज किया गया है, तो कोई भी बुक जो होता है, क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, कॉल नंबर हम उसको देते हैं, तो कॉल नंबर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनी बुक इन अ लाइब्रेरी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो कॉल नंबर होता है वो एक तरह का पहचान है उस बुक का किसी भी पार्टिकुलर लाइब्रेरी में। जैसे आपकी पहचान क्या है, आपके आधार नंबर है, आपके पैन नंबर है या आपका ड्राइवरी लाइसेंस जो नंबर है, वो आपकी एक पहचान है, इंडिविजुअलिटी को आपको दिखाता है कि आपका इंडिविजुअल व्यक्ति का, हर व्यक्ति का इंडिविजुअली आधार नंबर है। उसी तरह लाइब्रेरी में प्रत्येक पुस्तक का एक इंडिविजुअल उसका नंबर है, वो नंबर कहलाता है कॉल नंबर, और वही उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है सभी बुक का किसी भी पार्टिकुलर लाइब्रेरी में। इस बात को आप मत सोचिएगा कि आपका अगर नेशन वाइज आपकी पहचान आपका आधार नंबर है तो एक बुक का भी नेशन वाइज कॉल नंबर उसकी पहचान है, बिल्कुल नहीं, एक पार्टिकुलर लाइब्रेरी में। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको भी बोला है वहाँ पे कि जो आपका कॉल नंबर होता है वो एक पहचान तो होती है बुक की, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी लाइब्रेरी में ही उसकी पहचान होती है। ये नहीं कि आप दूसरे लाइब्रेरी में ले गए और कहें कि ये तो कॉल नंबर
है उस बुक की पहचान है तो आप में भी तो यही होगी, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है उस लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन करने की जो मेथड है वो अलग हो। किसी कोई क्लासिफिकेशन सीसी से करता है यानी कॉलन क्लासिफिकेशन से करता है, कोई डीडीसी से करता है डेसिमल क्लासिफिकेशन से करता है, तो उस केस में क्लास नंबर होगा यानी कि कॉल नंबर जो होगा वो अलग अलग होगा। देखिए कॉल नंबर और क्लास नंबर में कन्फ्यूज मत होइएगा। जो कॉल नंबर होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, यानी कि तीनों का एडिशन किया जाता है, उसके बाद आपको कॉल नंबर मिलता है। और कॉल नंबर को हम जनरली इसे क्लास नंबर बोल देते हैं, लोग आदत होती है, लेकिन बेसिकली कॉल नंबर होता है जो कॉल नंबर में क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर का एडिंग होती है, उसका जोड़ा होता है और उसके बाद आपका कॉल नंबर डिजाइन किया जाता है। तो जो कॉल नंबर है वो आइडेंटिफिकेशन है किसी भी बुक का, किसी भी स्टडी मटेरियल का, किसी भी पार्टिकुलर लाइब्रेरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टेट्स, पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम कहलाता है, एवरी बुक हैज इट्स रीडर, अब लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, एवरी रीडर हिज हर बुक। तो देखिएगा फिफ्थ लॉ आपसे पूछा गया है, तो एवरी बुक हैज इट्स रीडर यानी प्रत्येक पाठक मतलब कि प्रत्येक बुक को उसकी पाठक मिले, इट इज द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म यानी द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सेव द टाइम ऑफ रीडर यानी इट इज द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। एवरी रीडर हिज हर बुक यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है बुक्स आर फॉर यूज यानी पुस्तकें उपयोग के लिए है, तो वो आपका फर्स्ट लॉ हो गया। ये आपको 4 लॉ जो है, थर्ड लॉ, फिफ्थ लॉ, फोर्थ लॉ और सेकंड लॉ। तो आपसे पूछा गया कौन सा फिफ्थ लॉ है, तो आपका फिफ्थ लॉ देखिए, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म यानी बी द करेक्ट आंसर। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म जो है किस लिए यूज किया गया है, क्योंकि लाइब्रेरी जो है एक जीव के समान है। ये फिलोसफिकल मतलब कि रंगनाथन जी की सोच है कि लाइब्रेरी जो है वो एक जीव का समान है, वो बढ़ता है और उसमें मृत्यु होती है और वो फिर घटता भी है, उसके सेल में मृत्यु होती है। जैसे एक बॉडी में होता है, एक बालक होता है, फिर वो बड़ा होता है तो उसकी सेल, नए सेल डेवलप होते हैं, फिर वो और बड़ा होता है। तो इस तरीके से लाइब्रेरी भी एक बालक लाइब्रेरी होता है, फिर यंग लाइब्रेरी होता है, यानी कि वयस्क लाइब्रेरी जिसे हम लोग कहते हैं वो होता है। तो लाइब्रेरी भी एक जीव के समान बढ़ता हुआ चीज़ है, इसीलिए उन्होंने ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म का नाम दिया। ऑर्गेनिज्म माने जीव होता है, उन्होंने ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं दिया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म ना लिख के ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इट्स द मतलब जो नेम है रंगनाथन जी ने अपने बुक में जो मेंशन किया है वो किया है ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ना कि ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको क्लियर होना चाहिए। इट्स द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, इट्स अ फिफ्थ लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसेट्स इज एन इंडिकेटर ऑफ कोर पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑन एट हैंड, यानी कौन से फैसेट है जो कि निम्नलिखित में कौन सा पहलू हाथ में विषय के मुख्य बिंदु को संकेत करता है। देखिए PMEST से क्वेश्चन है ये, PMEST से क्वेश्चन है ये, यानी कि पार्टिकुलर मैटर, एनर्जी, स्टेट एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम। तो जो पर्सनालिटी होता है यानी P से डिनोट करते हैं हम लोग, और जो पर्सनालिटी होता है वो आपको कोमा से डिनोट किया जाता है, और जो मैटर होता है वो सेमी कॉलन से डिनोट किया जाता है, और एनर्जी जो होता है वो कॉलन से डिनोट किया जाता है। और रिप्रेजेंटेशन करने का इंडिविजुअली मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेस जो होता है वो डॉट से, और टाइम जो इन्वर्टेड कोमा से किया जाता है। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषय के मुख्य बिंदुओं को संकेत करता है, तो वो पर्सनालिटी होता है, जो कि विषय के मुख्य बिंदु को मतलब सब्जेक्ट एट हैंड यानी मुख्य बिंदु को डिनोट करता है। जब आप PMEST पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया, अभी डिटेल पढ़ाना उतना मुश्किल है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो जब भी आप उसमें कोई टूल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम लोग एक तरह से एनर्जी के रूप में देते हैं। कोई जगह का नाम अगर है तो वहाँ स्पेस होता है, कोई टाइम फ्रेम है, यानी कि मान लीजिए 1949 के पहले या 1950, तो ये सब आपका टाइम बाउंडेशन होता है। और बाकी जो सब्जेक्ट का मेन जो क्या इंडिकेट कर रहा है वो पर्सनालिटी में फिर चल जाता है, जो बच जाता है वो पर्सनालिटी हो जाता है। जैसे क्या होता है, हम लोग जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं कोई भी, मतलब कि कोई भी हमें हेडिंग दे दी गई, और उसमें अगर कोई हेडिंग है और उसका हमें डिफाइन करना है, यानी कि हमें क्लास नंबर डिजाइन करना है यानी कॉल नंबर, तो उस समय हम सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं इसमें कहाँ पे टाइम है। हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं,
यानी कि सॉरी राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, क्योंकि हमें टाइम का पता लगाना सबसे ईजी होता है। फिर हम ज्योग्राफिकल एरिया पता करते हैं कि उसका स्पेस यानी जगह, ये भी पता करना ईजी होता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि टूल उसमें कोई यूज तो नहीं हुआ है, जैसे क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ऐसे कुछ, तो वो आपका इनर्जी होता है, यानी उसमें कोई टूल का यूज होता है। फिर मैटर मैंने पदार्थ के बारे में हम देखते हैं कि कोई मटेरियल जैसे कि कागज हो गया या कोई लिक्विड जैसे कि कलर हो गया, ये सब क्या मटेरियल हुआ, तो उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जो बच जाता है उसे हम लोग पर्सनालिटी बोल देते हैं कि ये पर्सनालिटी है, क्योंकि पर्सनालिटी को पता करना इतना ईजी नहीं होता, इसलिए हम लोग को पहले ये ढूंढ लेते हैं, फिर पर्सनालिटी को एज इट इज मान लेते हैं कि ये पर्सनालिटी है। तो ये सब मैंने पढ़ाया था PMEST से पूरा डिटेल में, आप जाकर लेक्चर देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है सी, इट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द नंबर गिवन बाय अ लाइब्रेरी टू वन ऑफ द बुक इन हिज लाइब्रेरी इज 658.15 MAC 2006 स्पेस 16835। आइडेंटिफिकेशन द बुक नंबर इज गिवन सीक्वेंस, यानी ये बुक नंबर है और पूछा गया है कि पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा अपने पुस्तकालय में किसी एक पुस्तक को दी गई संख्या ये है, तो दिए गए क्रम के पुस्तक संख्या को पहचाने। तो देखिए कभी भी जब पुस्तक संख्या की बात होती है वो लास्ट वाले हो जाता है, तो पुस्तक संख्या जो है यही है, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप कोई भी टाइटल दिया होता है उसका आप बुक नंबर निकालते हैं, यानी पुस्तक संख्या निकालते हैं, तो उस समय कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है, जैसे किस मेथड से आप निकाल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज अ फंडामेंटल कैटेगरी, इसमें से कौन सा फंडामेंटल कैटेगरी है। और फंडामेंटल कैटेगरी कहने का मतलब रघुनाथन जी के जो 5 फंडामेंटल कैटेगरी है, मौलिक श्रेणियाँ हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे पर्सनालिटी है पहला, यानी PMEST यानी पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ UGC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी स्थापना 1956 में इसे पार्लियामेंट एक्ट के तहत पास किया गया था, और उस समय इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। पहले 1953 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था, तो 1953 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था, मैंने उद्घाटन किया गया था, लेकिन पार्लियामेंट ने इसे लॉ पास करके 1956 नाम से, यानी कि UGC एक्ट 1956 आप बार बार सुनते हैं, उसके लिए उस समय ये पास किया। उसके बाद एक तरह का ये संवैधानिक इसको दर्जा मिल गया। पहले बस इसका इनॉग्रेशन जो है, यानी कि शुरुआत 1953 में हुई थी, और ये जो भी आपके देश में हायर एजुकेशन के लिए जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसको रेगुलेट, कंट्रोल और उसके स्टैंडर्डाइजेशन को बनाए रखने के लिए वर्क करता है। हालांकि ये अपने कामों में, आज मैं अगर इसे ग्रेड कहें तो आपको 10 आउट में 3 मैं दूंगा इसे, क्योंकि ये बना नहीं पाया स्टैंडर्डाइजेशन को अपने कंट्री में। जितने भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की कमी, या लाइब्रेरी का सही से रेगुलेशन नहीं होना, या यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाना, टाइमली एग्जाम नहीं होना। हालांकि कोरोना की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपके हर जगह फेसेस करने को मिलते हैं, क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाया। लेकिन इसकी जो मेन उद्देश्य है यही है, उसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक वगैरह कारण होते हैं, लेकिन इसका मेन कारण है उसको कंट्रोल करना। और यहाँ तक UGC और देश के जो सत्ता में मतलब हैं लोग, वो लोग इतने मतलब ऐसे हैं कि मैं आपको बता दूं कि ये UGC जो है एवरी ईयर 10 या 20 ऐसे यूनिवर्सिटी होता है जिसको ये लिस्ट जारी करता है, और लिस्ट जारी करके ये बोलता है कि ये यूनिवर्सिटी जो है फेक है, ये हमारे पास कोई हमारे पास इनका अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये डिग्रियां बांट रहे हैं, ये मतलब कि कोर्सेज करा रहे हैं, और ये सिर्फ ये लिस्ट जारी करते हैं और इसके अलावा कोई एक्शन नहीं लेते हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा डिमेरिट होती है कि आप सिर्फ ये लिस्ट जारी करने के लिए बैठे हैं या आप कार्रवाई करने के लिए बैठे हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बता सकता हूँ, आप गूगल में सर्च कीजिएगा कि इंडियन फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट बाय UGC, तो आपको मिल जाएगा गूगल में। प्रीवियस ईयर भी बहुत सारे ऐसे कुछ संस्कृति विद्यालय थी, 1-2 सुभाष चंद्र बोस के नाम से यूनिवर्सिटी, जो कि फेक यूनिवर्सिटी है, और वो फेक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में भी चल रही है, बनारस में भी चल रही है, बहुत जगह चल रही है देश में, और उसको UGC मान्यता नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ ये लिस्ट जारी करते हैं, उसको बंद नहीं कराया जाता है। फिर अगला साल उसी यूनिवर्सिटी का लिस्ट जारी करते हैं, उसमें 2-4 और इंक्लूड करके, लेकिन ना उसको बंद कराया जाता है, ना उनमें कार्रवाई की जाती है, कुछ भी नहीं किया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिमोरलाइज करता है एक एज ए, मतलब कि आप अगर सीरियस एक नागरिक हैं अपने कंट्री का, तो आपको थोड़ा सा मतलब लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि
एज इट इज बंद तो करना चाहिए उसको, जब वो फेक है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए, उसका ऑफिस को सील करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। फिर अगला साल वही लिस्ट जारी देखने को मिलेगा आपको। चलिए ये सब अलग मुद्दा है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आप कभी भी एडमिशन लेने जाइए बिलीस एमलीस जैसे कोर्स में, देखिए ये बहुत पॉपुलर कोर्स नहीं होता है बहुत जगह, तो इस केस में आपको ऐसा ना हो जाए कि आप ऐसे यूनिवर्सिटी से ले लें जो इसकी मान्यताएं ना हो। तो पहले आप यूजीसी नेट पे जरूर इस चीज़ का कन्फर्मेशन लीजिए कि जो आप यूनिवर्सिटी से करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का मान्यता है कि नहीं, और वो कोर्स करा रहा है उसकी मान्यता है कि नहीं। कई बार क्या होता है, यूनिवर्सिटी को तो मान्यता होती है लेकिन पार्टिकुलर उस कोर्स के लिए उसको मान्यताएं नहीं मिली होती है, उस केस में आप फंस जाते हैं। तो ये सब आपको यूजीसी में कॉल लगाना होगा, यूजीसी को मेल करना होगा और पता करना होगा, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सिलेक्शन ऑफ बुक विथ बोल्ड लेटर एंड अट्रैक्टिव पिक्चर ऑफ किंडर्स गार्टन स्कूल लाइब्रेरी इज बेस्ड ऑन। बेसिकली ये लंदन की बात है कि एक किंगर्स गार्टन स्कूल पुस्तकालय के लिए मोटे अक्षर और आकर्षण चित्रों वाले पुस्तकों का चयन किस आधार पर है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के आधार पे है। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक रेफर टू ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आपको मैंने बताया था ओपेक का निर्माण आप सॉफ्टवेयर के थ्रू, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू भी करते हैं, और आपके देश में भी ओपेक का निर्माण इन्फ्लुएंट ने किया हुआ है, और भी इंटरनेशनल ओपेक है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन बैठे हुए आप अपने लाइब्रेरी में या आप दूर के किसी लाइब्रेरी में ये पता लगा सकते हैं कि आप जो रिसर्च इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं क्या वो इन्फॉर्मेशन उस लाइब्रेरी में पर्टिकुलर है या नहीं है, इस बारे में पता लगा सकते हैं। ये भी पता लगा सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन है लेकिन अभी पर्टिकुलर इस टाइम पे वो अवेलेबल है कि नहीं, किसी ने इशू तो नहीं करा लिया है, इसके बारे में भी आप ओपेक के थ्रू पता लगा सकते हैं। और ओपेक एक तरह से आपके घर पे आपके मोबाइल और लैपटॉप में मतलब पूरा लाइब्रेरी का रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, जिससे आपको रिसर्च पेपर में काफ़ी हेल्प होता है। जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट होते हैं उनको रिसर्च पेपर करना होता है तो बहुत स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, तो उनको फ़ॉरेन से भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना होता है, उस केस में वो हेल्प लेते हैं ओपेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। SLA इन लाइब्रेरी साइंस पार्लेंस रेफर टू, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान की भाषा में किसको संदर्भित करता है। SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन को ये संदर्भित करता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ना पूछ के कि बताइए SLA का फुल फॉर्म क्या होगा, ये ना पूछ के, देखिए लैंग्वेजेज में कुछ अलग घुमाया गया है आपको। तो लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है SLA का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अ सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ वर्ड और फ्रेजेज अरेंज इन अल्फाबेटिकल और अदर चूजन ऑर्डर along with the association indicator to show where each word or phrase is located is called index। देखिए ये टोटली इंडेक्स का डिफिनीशन है। इंडेक्स जब आपने पढ़ा होगा तो ये टोटल आपको पता होगा कि ये बिल्कुल इंडेक्स का डिफिनीशन ही दे दिया गया है आपसे। तो जो एग्जामिनर है आप देखेंगे सारे क्वेश्चन को, बेसिक फंडामेंटल को आपको चेक कर रहा है कि आपको इंडेक्स का डिफिनीशन पता है कि नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इंडेक्स क्या है, पॉइंटर क्या है, लोकेटर क्या, ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें आपका क्लियर है कि नहीं। अगर ये क्लियर है तो आप 100 का 100 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं इंडेक्स का, तो इंडेक्स हमेशा बुक के लास्ट पेज पे होता है, फर्स्ट पे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बुक लास्ट पेज पे होता है। जैसे ए लिखा होता है बड़े अक्षर में, फिर ए से जैसे कि कुछ अरेंजमेंट ऑफ कुछ भी जितने टॉपिक होते हैं उसके सामने पेज नंबर लिखा रहता है 3, 1, 2 ऐसे लिखा रहता है। फिर बी का जो ऑर्डर आता है उससे बी से जितने भी टॉपिक स्टार्ट होते हैं उसका पेज नंबर लिखा होता है। तो इस तरह से आपने इंडेक्स देखा होगा। तो बेसिकली इसका क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल जो होता है उस ऑर्डर में है ये पहला चीज़। और वर्ड जितने भी हैं या फ्रेजेज हैं, वन वर्ड है कोई या फ्रेजेज है, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हम फाइनल इसका लोकेशन पता कर पाते हैं कि इस बुक में किस नंबर पेज पे वो कंटेंट है। तो इसी को हम लोग इंडेक्सिंग कहते हैं और इंडेक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो सार होता है। ये सार मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि कोई भी आपने थीसिस लिखा,
कोई भी बुक लिखा उसको 2 से 3 लाइन में ऐसे आपने एक्सप्लेन कर दिया जिससे ये रीडर को 2-3 लाइन एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद वो डिसाइड कर पाए कि इस पार्टिकुलर थीसिस के अंदर, इस पार्टिकुलर मैगजीन के अंदर या इस पार्टिकुलर किसी बुक के अंदर क्या कंटेंट मिलने वाला है उसे, और वो डिसाइड कर पाए कि उसके इंटरेस्ट की चीज़ें वो है या नहीं है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट होता है रीडर को काफ़ी हेल्प करता है उसके रिसोर्सेज को ढूंढने में। तो इसीलिए एक अच्छे राइटर जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट भी तैयार करते हैं, इंडेक्सिंग भी करते हैं अपने बुक का, कंटेंट को भी फर्स्ट पेज पे देते हैं और पूरे बुक को एक क्लासीफाई, मतलब उसका क्लासिफिकेशन बेटर वे में करते हैं, मतलब कि उसका ऑर्डर और उसका पेज नंबर सभी चीज़ें सही से करते हैं। वो बुक को स्टैंडर्ड बुक एक तरह से आप कह सकते हैं। तो आप कोई भी टाटा मैगरा हिल का बुक उठाइएगा या कोई भी बढ़िया जो प्रकाशन है ऑक्सफोर्ड का उठाइएगा, आप देखिएगा उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। यही होता है एक लोकल पब्लिकेशन का बुक में और एक स्टैंडर्ड पब्लिकेशन का बुक में अंतर। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि विश्वकोश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, आपको गलत बताना है। द लिस्ट ऑफ वर्ड ऑफ ए लैंग्वेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड गिव देयर मीनिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, क्या ये गलत है? तो देखिए मतलब इंसाइक्लोपीडिया के रेस्पेक्ट में आपको गलत चीज़ें ढूंढनी है तो ये बिल्कुल गलत है। ये डिक्शनरी का आप देखेंगे डिक्शनरी का ये डिफिनीशन है। देखिए डिक्शनरी में क्या होता है, लिस्ट ऑफ वर्ड होता है और लिस्ट ऑफ वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एक लैंग्वेज में होता है, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी होता है, एंड देयर मीनिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, और दूसरे लैंग्वेज में उसकी मीनिंग दी हुई होती है। यानी कि ये एक तरह से डिक्शनरी का डिफिनीशन है, ना कि इंसाइक्लोपीडिया क्या है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। लेकिन क्या इंसाइक्लोपीडिया क्या क्या आपको बताता है, ये 3 ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। तो 3 ऑप्शन पढ़िएगा, बी सी डी। बी में दिया हुआ है दे आर केप्ट अप टू डेट बाई ब्रिंगिंग आउट ईयर बुक और सप्लीमेंट, यानी उन्हें सालाना किताबें या पूरक लाकर अप टू डेट रखा जाता है। बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया में जितने भी ईयरली डेवलपमेंट हो रही है उन सब के बारे में दिया रहता है। नेक्स्ट है दे अटेम्प्ट टू प्रोवाइड इसेंशियल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द टॉपिक ऑफ द इंक्वायरी, बिल्कुल जो भी पूछताछ के विषय को आवश्यक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है द प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जरूर मिलता है आपको, मतलब कि डीपली। तो ये आपको इंसाइक्लोपीडिया का मतलब फंक्शन, मतलब कि एक तरह से फीचर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी है, लेकिन डी ये जो ऑप्शन नंबर है वो एक डिक्शनरी का डिफिनीशन है, इसीलिए डिक्शनरी अगर होता कि इसमें कौन सा डिक्शनरी का एग्जाम मतलब कि ऑप्शन है तो आपका ए ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे इनकरेक्ट के केस में भी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेशन, यानी कि रिलेशनल जो ऑपरेशन है मतलब कि रिलेशन फाइंड आउट करता है किसी भी चीज़ में। तो जो ग्रेटर देन लेस देन होता है वो लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो आपका रिलेशन को बताते हैं, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनुअल मेथड ऑफ डेटा एंट्री, यानी डेटा एंट्री करने के लिए मैनुअल मेथड, यानी कि मैनुअली एक ऑटोमेटिक होता है। तो मैनुअली मेथड कौन सा है, तो कीबोर्ड ऑपरेशन जो होता है वो मैनुअल होता है। देखिए बार कोड जो होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, स्मार्ट कोड होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। लेकिन जो सी ऑप्शन है कीबोर्ड ऑपरेशन, इससे मैनुअली मेथड है डेटा एंट्री का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, एन एग्जाम्पल फॉर लॉन्ग रेंज रेफरेंस इज टू, यानी कि लंबी दूरी नहीं, अगर आप इसे कहें तो जो संदर्भ सेवा है जैसे कि शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस या लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। शॉर्ट रेंज में मतलब तात्कालिक, और जो लॉन्ग रेंज है उसे दीर्घ लिखते हैं, दीर्घकालीन। तो दीर्घकालीन संदर्भ सेवा, ये लंबी दूरी मत लिखिएगा कभी भी गलती से, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गलती हुई है। तो दीर्घकालीन संदर्भ के उदाहरण कौन से हैं, तो दीर्घकालीन और जो आपका तात्कालिक संदर्भ है यानी कि शॉर्ट रेंज जिसे हम लोग कहते हैं और लॉन्ग रेंज, इसमें क्या होता है मैंने आप थ्योरेटिकल तो पढ़ाया है लेकिन मैं फिर से यहाँ पे आपको चर्चा करूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस हम 30 मिनट या उससे ज़्यादा 5 डे 10 डे में हम उनका मदद कर पाते हैं। शॉर्ट रेंज में हम कम से कम समय में आंसर देने का कोशिश करते हैं, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट मिनिमम 20 मिनट तक आप आंसर देते हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो जो हम रेफरेंस सर्विसेज देते हैं रेफरेंस सर्विसेज लाइब्रेरी में, उसके लेके ये दो जो मेथड है यानी कि
अगर कहें तो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस और या आपको शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। तो शॉर्ट रेंज में हमें कम समय देते हैं और लॉन्ग रेंज में हमें ज़्यादा टाइम लेते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन देखिएगा यहाँ ऑप्शन है कि बताइए दीर्घकालीन संदर्भ के लिए उदाहरण है, यानी कि लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के लिए कौन सा उदाहरण है। टू नो द डेट ऑफ बर्थ ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी कोई व्यक्ति आता है और आपसे पूछता है, यूजर आता है पूछता है कि बताइए हमारे देश के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनका जन्म डेट क्या है, तो आप तो क्विकली उनको खोज के आंसर बता सकते हैं। तो ये तो आपका लॉन्ग रेंज नहीं हुआ, ये तो शॉर्ट रेंज हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ कॉलेज। किसी कॉलेज का एड्रेस अगर आपसे पूछा गया तो क्या करेंगे आप, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का आप हैंडबुक आता है, वो तो लाइब्रेरी में रेफरेंस सर्विस के तौर पे रखा रहता है, उसमें आप देख के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एड्रेस बता देंगे विथ इन 2 मिनट में। तो उसके लिए आपको दीर्घकालीन संदर्भ सेवा का एग्जाम्पल नहीं लेना होगा और ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है टू नो द कैपिटल ऑफ चाइना। तो हो सकता है चाइना का आपको ढूंढना भी ना पड़े, अगर ढूंढना पड़े तो इंसाइक्लोपीडिया का हेल्प ले सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया में सभी कंट्री का बारे में दिया रहता है। तो आपको तो 2 मिनट में ढूंढ लेंगे, याद आपको पता हो तो आप तुरंत बता देंगे। कोई बच्चा भी तो हो सकता है, एक बच्चा होता है छोटा, वो लाइब्रेरी में आता है और पूछता है कि बताइए चाइना का कैपिटल कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो, क्योंकि उसे नहीं पता होता है। बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं पता होता है। हालांकि आजकल के बच्चे बहुत कुछ पता करते हैं, लेकिन पहले के बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ। तो अभी भी बच्चे बहुत सारे हैं जो कि कैपिटल नहीं जानते होंगे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उन्हें तुरंत बता देंगे या इंसाइक्लोपीडिया का हेल्प लेके फिर बता देंगे आप। लेकिन देखिए जो डी ऑप्शन है, ये टू नो द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। क्या आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए क्या क्या रीज़न है फेलियर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो आपको अब जवाब देने के लिए काफ़ी एक लॉन्ग प्रोसेस में जाना होगा कि क्या क्या रीज़न है, कैसे कैसे इसको बेटर किया जा सकता है, क्या रीज़न है बेसिकली। तो इसके लिए टाइम लगेगा, इसी वजह से लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस का एग्जाम्पल जो है ये डी ऑप्शन है और डी ऑप्शन करेक्ट है। कंपेयर अगर आप करेंगे, कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं मुझे तो पता है रीजन क्या क्या है और मैं 5 मिनट में आपका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आप कंपेरिजन अगर आप करेंगे ये चारों ऑप्शन में तो आप देखेंगे कि जो डी ऑप्शन है इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू ए बी सी ऑप्शन से। तो इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर यही ऑप्शन है कि रीजन फॉर द फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया और कुछ और ऐसे आपको एग्जांपल मिल जाते हैं जो इससे भी ज़्यादा टाइम अगर वो लेते हैं उसका जवाब देने के लिए, तो फिर उस केस में अगर आपसे यही मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि आप इंडिया के पड़ोसी देश के साथ साथ जो वर्ल्ड के जो कंट्री हैं उन कंट्रियों से क्या रिलेशन है और रिलेशन के साथ साथ हमारा बिजनेस पर्पस में क्या ग्रोथ है और क्या हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या हमारा लॉसेस है प्रॉफिट है एक कंट्रीज वाइज, और हमें टोटल जो आपको मतलब कि कहें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या हमारा उनके साथ रिलेशन है, बिजनेस लेवल पे क्या रिलेशन है और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेवल पे क्या हमें लॉसेस और फाइनेंशियल लॉसेस या मतलब कि फ़ायदा हो रहा है, इसके बारे में बताइए। तो अब ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा ना ये डी नंबर ऑप्शन से भी ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस केस में अब जो मैंने अभी बोला रिलेशन के बारे में ये आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन का मोटिव भी देखना होता है, कई बार ऑप्शन से आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा आंसर बेटर रिजल्ट दे सकता है, यानी कि कौन सा जो 4 ऑप्शन है उसमें बेस्ट रिजल्ट कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सटीक है, इसी अकॉर्डिंग हम लोग जवाब देते हैं। तो आई थिंक आपको बेटर लग रहा होगा, आपको धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे ऑप्शन चूज करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड बेंज द सर्विस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइब्रेरी शुड बी फ्री, यानी कि रोनाल्ड बेंच के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के पुस्तकालयों की सेवा निःशुल्क होनी चाहिए। बिल्कुल पब्लिक लाइब्रेरी की सेवा हमेशा निःशुल्क होना चाहिए, ये कहते हैं रोनाल्ड बेंच। और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है करंट अवेयरनेस सर्विस कस्टमाइज टू द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ इंडिविजुअल इज टेक्निकली कॉल्ड, यानी टेक्निकल रूप से अगर हम ये कहें कि व्यक्तियों की सूचना आवश्यकताओं के अनुकूल वर्तमान जागरूकता सेवा को तकनीकी रूप से क्या कह सकते हैं हम। देखिए अगर करंट अवेयरनेस सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि करंट जितने भी डेवलपमेंट है किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको कस्टमाइज इंफॉर्मेशन सर्विस बिल्कुल नहीं होगा। सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन यानी SDI, तो सी थर्ड है एक्सेस टू सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन और डी है कस्टमाइज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। तो
अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का चयनात्मक प्रचार, ये होता है करंट अवेयरनेस सर्विस को हम लोग टेक्निकली रूप में बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन में होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग कुछ कस्टमाइज कर रहे हैं, अनुकूल कर रहे हैं जो भी रीडर हैं उनके अकॉर्डिंग। एक्सेस टू सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होता है कि हम सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन को ही एक्सेस कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे काम का है तो हम ले रहे हैं, नहीं तो बाकी को छोड़ दे रहे हैं। कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का मतलब होता है अनुकूल सूचना संचार, यानी कि हम रीडर के बीच जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक कस्टमाइज रूप से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ही देखने से लग रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं है, करंट अवेयरनेस सर्विस जो कस्टमाइज है, जो भी करंट अवेयरनेस सर्विस है, कस्टमाइज कहने का मतलब हुआ कि हम सेलेक्टिव कर रहे हैं, मतलब कि कुछ पर्सन को हम कस्टमाइज करके, कस्टमाइज करने का मतलब हुआ कि हम जो करंट अवेयरनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंडिविजुअल्स को तो कर रहे हैं लेकिन उसमें सभी को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सभी को नहीं कर रहे हैं, जो कि CAS करंट अवेयरनेस सर्विस जो है ये हम सभी को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कस्टमाइज रूप से कर रहे हैं, यानी कुछ को सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारे लाइब्रेरी में इस फील्ड का इन्फॉर्मेशन चाहता है, उसी को हम भेज रहे हैं, उसी को हम लोग सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं, यानी सूचना का चयनात्मक प्रसार, यानी सूचना को हम चयन करेंगे और फिर हम एक प्रोफाइल बनाएंगे यूजर का प्रोफाइल से हम इन्फॉर्मेशन का जो चयन, मतलब हम इन्फॉर्मेशन को डिवाइड किए हुए हैं कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, फिर हमने यूजर का डिवाइड किया है कि कौन सा यूजर को किस टाइप के इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो दोनों को मैचिंग होगा तो हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को उस यूजर को प्रोवाइड करेंगे जो यूजर को जो इन्फॉर्मेशन की डिमांड होगी। तो आई थिंक आपको अगर ये लेक्चर नहीं, मतलब कि ये टॉपिक अगर आपको क्लियरली समझना है तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में CAS SDI पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेडी रेफरेंस सोर्स। यानी रेडी रेफरेंस सोर्स का मतलब होता है कि पहले से वो रेडीमेड हो, यानी रेडी रेफरेंस सोर्सेज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, इसमें से आपको उदाहरण बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पीरियोडिकल्स, थेसिस, रिपोर्ट और डिक्शनरीज। तो आपको देखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सटीक आंसर है। इसमें रेडीमेड रेफरेंस सोर्सेस होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वुमेन का हिंदी क्या होगा, आप तुरंत रेडीमेड गए और डिक्शनरी में W से चले गए, अल्फाबेटिकल में W वो से बता दिया आपने हिंदी क्या होगा वुमेन का। मैंने बोला कंट्री का क्या होगा, अपने देश बता दिया ढूंढ के। तो ये क्या हुआ, रेडीमेड आंसर हुआ। और जो ये पीरियोडिकल, थेसिस और रिपोर्ट है ये रेडीमेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग in his book titled School and College Library published in 1942 state in the open access some less must be expected to spite of the greatest vigilance on the part of the staff। यानी कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में प्रकाशित स्कूल और कॉलेज लाइब्रेरी नामक अपनी पुस्तक में कहा है, ओपन एक्सेस में कर्मचारियों की और से सबसे बड़ी सतर्कता के बावजूद कुछ नुकसान की उम्मीद की जानी चाहिए। ये कहते डॉक्टर S.R. रंगनाथन। तो 36 नंबर ऑप्शन, जो 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर, उसका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन इनका एक बुक है, पहले बात तो बुक ही नाम याद कर लीजिएगा कि स्कूल एंड कॉलेज इन लाइब्रेरी, और ये 1942 में ये पब्लिश हुआ। ओपन एक्सेस का मतलब होता है लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस, यानी लाइब्रेरी के अंदर आप घूमेंगे, फिर अपनी पुस्तक ढूंढेंगे, फिर लाके इशू कराएंगे सर्कुलेशन सेक्शन को। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि लाइब्रेरी में कि हमें ये बुक चाहिए और आपका जो लाइब्रेरी का स्टाफ है वो बुक लाके आपको देगा, फिर आप वहाँ से इशू करा के जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा होगा कि आप लाइब्रेरी में ओपन रहेगा, आप ओपनली आप घूम सकते हैं। तो इन्होंने इस बुक में कहा, इस पुस्तक में कहा है कि अगर आप कर्मचारी लाख सतर्कता बरत ले, यानी मतलब पूरा सतर्क रहें लाइब्रेरी में, उसके बावजूद भी अगर ओपन एक्सेस है तो कुछ डैमेजेज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ आपको नुकसान होगा, बुक का चोरी हो सकता है या बुक को डैमेज पहुंच सकता है, यानी क्षति हो सकती है। तो ये कहा था S.R. रंगनाथन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, मेडलार्स। देखिएगा मेडलार्स जो है वो एक तरह से मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मेडलार्स। तो मेडलार्स से देखिएगा मेडिकल, MED से मेडिकल, L से लिटरेचर, A से एनालिसिस, R से रिट्राइवल, S से सिस्टम, यानी मेडलार्स का आपको फुल फॉर्म भी पूछा गया है। मेडलार्स
which is the computerized biomedical bibliographic retrieval system is the program of, ये किसका प्रोग्राम है, तो ये यूएसए का प्रोग्राम है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का, यानी कि NLM का ये प्रोग्राम है। शॉर्ट फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को कई बार मतलब घुमा फिरा कर पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का इसमें से कौन सा कंप्यूटराइज्ड बायोमेडिकल रिट्राइवल सिस्टम है, और उसमें ऑप्शन था मेडलार्स, और भी ऑप्शन थे, तो मेडलार्स इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है, और जैसे पूछा गया है उस तरह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, द नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इज अ कंस्टिट्यूशन यूनिट ऑफ द, यानी कि जो राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र है वो किसका घटक इकाई है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो देखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस जो रिसर्च है उसी का ये पार्ट है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, यानी सोशल साइंस के फील्ड में जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं उनका एक तरह का ये डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। देसी डॉक है जो डिफेंस के डॉक्यूमेंटेशन को प्रिजर्व और उसका स्टोरेज करता है, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नीस केयर जो है वो साइंस के लिए वर्क करता है, और देसी डॉक डिफेंस के लिए करता है। और जो ये मतलब कि नेस डॉक इसको बोला जाता है, इसका शॉर्ट नेम देखिएगा इसका, तो नेस डॉक इसको कहा जाता है। ये नई दिल्ली में है, और देसी डॉक नई दिल्ली में है, नीस केयर भी नई दिल्ली में है। और ये जो नेस डॉक है ये JNU के कैंपस में है, और जो नीस केयर है वो आपका IIT दिल्ली के कैंपस में है, और आपका देसी डॉक है वो आई थिंक जो DRDO का हेड ऑफिस है उसके आसपास है। तो आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द पर्पस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेल्प अ पर्सन फाइंड अ बुक हु नो आइदर द टाइटल एंड सब्जेक्ट और ऑथर ऑफ द बुक, यानी आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य उस पुस्तक व्यक्ति को पुस्तक खोजने में मदद करता है जो शीर्षक, विषय, पुस्तक के लेखक को जानता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आता है और बोलता है मुझे शीर्षक से ये बुक बताइए, लेखक से पूछ सकता है या पुस्तक के नाम से पूछ सकता है, तो ये कौन सा हेल्प करता है क्लासिफिकेशन का, बिल्कुल कैटलॉगिंग इज द करेक्ट आंसर। कैटलॉगिंग हमने पढ़ा था, और क्लासिफिकेशन में बुक का क्लासिफिकेशन करते हैं। कैटलॉगिंग में हमने देखा था एंट्रीज बनाते समय मेन एंट्री बनाते हैं, फिर एडेड एंट्री बनाते हैं। एडेड एंट्री में हम ऑथर के नेम से एंट्री बनाते हैं, हालांकि मेन एंट्री में ही हम ऑथर का नाम लिख देते हैं, फिर टाइटल से बनाते हैं, फिर लेखक के अगर सब लेखक हैं, दूसरा लेखक है उसके नाम से भी हम लोग बनाते हैं, टाइटल से तो बनाते हैं एक मेन एंट्री। तो इस तरह से जो एंट्री और सब जो एडेड एंट्री बनाते हैं उससे जो भी रीडर हैं वो अलग अलग मतलब कि व्यू से वो ढूंढ सकता है अपना बुक और स्टडी मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर ई लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 39 का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है RFID रेफर टू, यानी कि इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विथ रेस्पेक्ट टू द क्राइटेरिया ऑफ वेडिंग लाइब्रेरी कलेक्शन मस्ट आई रेफर टू, यानी कि ये एक तरह का जो MUSTI देख रहे हैं, एक तरह का ये बताता है कि कैसे आपको लाइब्रेरी से वेडिंग आउट करना है। यानी वेडिंग मतलब होता है विदाई, विदाई मतलब उस पुस्तक की विदाई जो बुक मतलब कि डैमेज हो गए हैं या वो बुक का यूज नहीं है, जो भी 3-4 साल से उसकी डिमांड नहीं हो रही है, तो उस केस में बुक की विदाई की जाती है। तो एक टर्म आता है मस्टी, तो जो मस्टी शब्द है इसका आपको बताना है कि ये क्या क्या मतलब कि रेफर कर रहा है, जैसे मिसलीडिंग, अगली, सस्पेंड, ट्रिवियल, इनरिलेवेंट या इल्सवेयर, कौन सा है। तो देखिए मैं सभी का ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको एक करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट है, लेकिन हम इसका मीनिंग जरूर जानेंगे। देखिए मिसलीडिंग में क्या होता है, ऐसा बुक जो भ्रामक रूप से संगलत हो, मतलब कि जो भी उसमें जो इन्फॉर्मेशन हो वो एक तरह से मिसलीडिंग कर रही हो, मतलब टाइटल कुछ और हो, अंदर कुछ उन्होंने गलत सलत लिख दिया और कुछ तरह से वो सही बुक नहीं लग रही हो, तो उस केस में उसको हम वेडिंग आउट कर देंगे, मतलब बुक को बाहर कर देंगे लाइब्रेरी से। तो M से मिसलीडिंग, U आया फिर शब्द, तो U से उगली, अगली का मतलब होता है मरम्मत, मतलब कुछ बुक की जो कि मरम्मत की जरूरत है तो उसको हम मरम्मत के लिए दे देंगे। उसके बाद होता है सुपर सेडेड, सुपर सेडेड का मतलब होता है जैसे कि कोई ऐसा बुक है जिसका नया संस्करण आ गया है या उससे कुछ बेहतर बुक आ गई है हमारे लाइब्रेरी में, और वो बुक जो पहले से उसकी डिमांड भी घट गई, उसको कोई मांग भी नहीं रहा है, और जो नई बुक आई है उससे बेहतर आई है, नए संस्करण में भी आ गई है, तो उस केस में उस बुक की विदाई कर देंगे हम लाइब्रेरी से। नेक्स्ट है ट्रिवियल, तो ट्रिवियल में क्या होता है कि मतलब कि जैसे कोई ऐसा बुक है जिसमें
अस्पष्ट साहित्य का मतलब कि अस्पष्ट रूप से लिटरेचर है वो, मतलब कुछ स्पष्ट नहीं है। और दूसरा बात, वैज्ञानिक योग्यता नहीं है उसमें, साइंटिफिक चीज़ों को प्रूव नहीं करता है, कुछ भी लिख दिया है राइटर ने और वो एक तरह का साइंटिफिक चीज़ों को अप्रूव नहीं करता है, मतलब साइंटिफिक कुछ और कहता है, कुछ उसने कुछ और लिख दिया है। उस केस में मतलब बुक की विदाई कर देते हैं हम लोग, तो ट्रिवियल होता है। इनरिलेवेंट का मतलब होता है कि जो मतलब कि इनरिलेवेंट का मतलब कि आपकी लाइब्रेरी बच्चों की है और आपने पीएचडी का बुक रख लिया है, तो वो इनरिलेवेंट है। मतलब जिस समुदाय या जिस स्कूल की जो आवश्यकताएं हैं उसका आवश्यकताएं को ना ध्यान में रख के आपने ऐसा बुक लाइब्रेरी में रख दिया है जो कि उसका कभी यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उस केस में उसकी विदाई कर देंगे हम। नेक्स्ट है इल्सवेयर। इल्सवेयर मतलब कि ऐसी सामग्री जो किसी अन्य लाइब्रेरी में आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसी भी बुक को आप विदाई कर सकते हैं। तो एक तरह से यह मस्टी आई यानी आप इसे जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, यानी मस्टी इसका फुल फॉर्म यही होता है, मिसलीडिंग, अगली एंड सुपर शेडेड, ट्रेवल, इनरिलेवेंस एंड इल्सवेयर। देखिए हम लोग जब ये क्वेश्चन वेडिंग आउट पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार आप जनरल चीज़ों से पढ़ जाते हैं, कुछ कुछ टॉप मतलब पॉइंट जो होता है छूट जाता है, और एग्जामिनर देखिए कहाँ पे फोकस किया है, इस वजह से एमसीक्यू डिस्कशन काफ़ी ज़रूरत होता है। क्योंकि एमसीक्यू से काफ़ी चीज़ें नई नई चीज़ें निकल के आती है और आपको क्वेश्चन से अप्रोच करने का ये क्षमता डेवलप होता है, और क्वेश्चन को कैसे बनाता है एग्जामिनर ये भी आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा मतलब ये 4 ऑप्शन है, संस्था है जो निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना भंडारण और पुनः प्राप्ति केंद्र है। तो ये है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी INIS, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और ये टॉपिक को हम लोगों ने इंडिविजुअल कवर किया है, इसमें से सभी को कवर किया है, मेडलाइन को किया है, एग्रीज को किया है, इंस्पेक्स को किया है और INSIS को भी किया है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो 1970 में हुआ था और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है उसी का पार्ट है ये, और इसका जो ये संस्था जो है INIS या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ये पड़ता है वियना में। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है। ऑस्ट्रिया अफ्रीका का ये कंट्री, सॉरी यूरोप का ये कंट्री है ऑस्ट्रिया, वहाँ पे उसकी राजधानी कैपिटल वियना है और वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का वहाँ पे मुख्यालय है। और पूरे वर्ल्ड में एटॉमिक एनर्जी का मतलब ग्रोथ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी में यूज के लिए ये बढ़ावा करता है। और आपको एक तरह से इन्फॉर्मेशन जो चाहिए, अगर साहित्यिक पुस्तक चाहिए आपको न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे, उसके सेफ्टी के टूल्स अगर के बारे में आपको पता करना है तो ये आपको मदद करता है। और इसका हेड क्वार्टर मतलब कि एक तरह से हेड क्वार्टर तो वियना ऑस्ट्रिया में है ही INIS का, लेकिन इसका एक आपके हर कंट्री में इसका एक मतलब कि संस्था बनी होती है। और ये कहाँ पे है, ये है बार्क में, मुंबई में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो आपका कैंपस है उसी के अंदर INIS का भी सेंटर है भारत में। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो ये टॉपिक हम लोग ने कवर किया था, उस समय पूरे डिटेल में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द बार कोड एंड RFID। यानी कि इसमें देखिए RFID और बार कोड के बारे में देखिए, जो JNU के सॉरी JKSSB के स्टूडेंट हैं उनमें ये टॉपिक डायरेक्ट लिखा नहीं गया है, और वो बोलते हैं बार बार हमसे कि वो टॉपिक आप सर क्यों पढ़ाते हो, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस में मत जाइए। बहुत अच्छा से वो बोलते हैं ये बात, लेकिन उनके लिए मैं यहाँ बता दूँ कि ऐसा नहीं होता है। कुछ टॉपिक ऐसी होती है जो आपको पढ़ना चाहिए, भले वो सिलेबस में लिखा रहे या नहीं लिखा रहे। तो देखिए यहाँ पे बार कोड और RFID से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें से क्या ट्रू है ये आपसे बोला गया है कि बताइए इसमें से कौन सी चीज़ें ट्रू है 4 ऑप्शन में। और बेसिकली ट्रू कहने का मतलब है इसमें कंपैरिजन पूछा गया है कि इसमें कंपैरिजन करके बताइए। देखिए जो बार कोड होता है ना, उसको नज़दीक ले जाकर हमें रीड करना होता है। बार कोड कुछ ऐसा दिखता है, प्रोडक्ट पे आपने लाइन लाइन देखा होगा, यहाँ पे कुछ नंबर होता है, तो लेजर लाइट के थ्रू मशीन जो होता है यहाँ पे हम लोग ले जाते हैं, यहाँ पे एक लेजर लाइट लगता है और नज़दीक से ले जाने के बाद ये रीड करता है बार कोड। लेकिन जो RFID कार्ड होती है ना, वो दूर से ही रीड कर लेती है। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, वो दूर से ही आप जब आते हैं तो वो ओपन हो जाती है, तो मतलब कि वो एक्सेस हो जाती है। तो जो RFID है वो आप मतलब कि दूर फार डिस्टेंस से आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन बार कोड को नज़दीक से कर सकते हैं। तो इसमें कंपेरिजन में यही होगा। पहला देखिएगा C ऑप्शन, RFID टैग कैन बी रीड फ्रॉम द
फर्दर डिस्टेंस देन बारकोड, यानी बारकोड की अपेक्षा RFID जो है दूर से ही रीड किया जा सकता है, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। द फाउंडर ऑफ IBM हु यूज्ड टू पंच कार्ड टेबुलेटर फॉर टेबुलेटिंग द US सेंसस वाच, यानी IBM के कौन संस्थापक हैं जिन्होंने पंच कार्ड का यूज करके टेबुलेशन मेथड का यूज किया था किसमें, US सेंसस में, US की जनगणना में, वो थे हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ के बारे में मैंने पढ़ाया था जब मैं आपको बेसिक डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने IBM के डेवलपमेंट के बारे में बताया था। कभी भी आपको सिलेबस में नहीं लिखा रहता है कि IBM का डेवलपमेंट बताइए। IBM इज द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक तरह का इंटरनेशनल कंपनी है जो अमेरिका में है, और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है जो कि कंप्यूटर बनाई लोगों के लिए, यानी पब्लिक के लिए। और ये कंपनी काफ़ी मतलब डेवलपमेंट है पूरा इंटरनेशनल में, इसका नाम है पूरा वर्ल्ड में, और इसे हरमन होलेरिथ ने इस कंपनी का फाउंडर है ये, और इन्होंने इसकी स्थापना किया था। और आपके किसी भी सिलेबस में IBM का जिक्र नहीं होता है, तो मैं यही बार बार बोलता हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए हमेशा बेटर साबित होगा। आप हिचकिए मत पढ़ने से। कुछ ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है जो टीचर को पता होती है और वो आपको देना चाहता है, लेकिन आप उससे बचिए मत। आप सभी एवरी टॉपिक को कवर कीजिए जो टॉपिक आपके सिलेबस में एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है लेकिन टीचर ने आपके सिलेबस में डाल दिया है। यानी आपको कुछ अगर दे दिया गया है, वो टॉपिक आपको मेंशन कर दिया गया है, तो कुछ रीजन है होगा तभी टीचर ने दिया है। इस बात का आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, आप कभी भी पढ़ने से मत हिचकिचाइए। जो भी टॉपिक है 30 मिनट तो लगेगा एक बार, ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे लेकिन बेसिक फंडामेंटल तो चीज़ें जान जाएं आप, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बिटवीन टू और मोर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45। बिटवीन टू और मोर क्लेमेंट्स से फॉर यूज एज अ हेडिंग, द प्रेफरेंस फॉर एनीवन शुड बी मेड ओनली द सफिशिएंट ग्राउंड्स एंड नॉट आर्बिट्ररी इज कैनोन ऑफ। ये देखिए कैनोन ऑफ क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, और इस टॉपिक को हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया है, लेकिन तुरंत हम लोग कवर करेंगे तो आपको मतलब सभी चीज़ें पता चल जाएगी कि इसमें क्या है। तो मैं डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे साउथ हेडिंग, इम्पार्शलिटी एंड द प्रीपोटेंस एंड द परमानेंस, ये सभी आपका कैनोन ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। और कैनोन ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है, तो मैं इस टॉपिक को कराऊंगा आपको। तो 45 का जो अभी ऑप्शन आप देख सकते हैं, मतलब कि इसको सी जो ऑप्शन है इम्पार्शियलिटी, ये आपका करेक्ट आंसर है। अभी ये आंसर मान के चलिए, बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी, कहानी इंडिविजुअल सभी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी ही सिर्फ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कीपिंग अप टू डेट विद द लेटेस्ट लिटरेचर पब्लिश ऑन अ इंफॉर्मेशन इन अ सब्जेक्ट एरिया इज टेक्निकली टर्म्ड एज, यानी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में किसी विषय के क्षेत्र में प्रकाशित नवीनतम साहित्यिक या सूचना के साथ अद्यतन रखने की तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के फील्ड में जो भी अपडेट लेटेस्ट लिटरेचर आ रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए उसे करंट अवेयरनेस सर्विस कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। यानी करंट अवेयरनेस सर्विस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी करंट किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ रेफरेंस टू प्राइमरी और अदर sources relating to some given subject or person and is usually arranged chronologically or alphabetically by author। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा किसी दिए गए विषय या व्यक्ति से संबंधित प्राथमिक या अन्य स्रोतों के संदर्भ में सूची है और आमतौर पर लेखक द्वारा कालानुक्रमित या वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हैंडबुक। तो देखिए जो हैंडबुक है ये नहीं होगा। हैंडबुक में तो आपको कोई मतलब कि किसी बारे में बताया जाता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी का हैंडबुक है तो उसमें तो कुछ ऑथर द्वारा मतलब कि ऑर्डर में नहीं दिया जाता है, यानी कि कोई कालक्रम, क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है ईयर बाइज ईयर, मतलब कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जनवरी में कुछ हुआ, फरवरी में कुछ हुआ सर। तो इसी तरह आपको कालानुक्रम यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे ABCD जो भी इन्फॉर्मेशन ए से स्टार्ट होती है उसे हमने फर्स्ट में दे दिया। बी, ये बिब्लियोग्राफी में ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो करेक्ट आंसर है। और आपको गैजेट के बारे में मैंने बताया, डायरेक्टरीज में अभी मैंने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में पहले 10-12 क्वेश्चन पहले मैंने इस सब के बारे में डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर, यानी सेकेंड जनरेशन में कौन सा इसमें टेक्नोलॉजी जो है यूज हुआ था। आप एक बार नोट कीजिएगा, फर्स्ट जो मतलब कि जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था फर्स्ट में, और सेकेंड में जो ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, थर्ड में आईसी हुआ था, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर हुआ, और फिफ्थ में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गया, एआई का ज़माना है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये चारों हैं, चारों पे लिस्ट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि फर्स्ट में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड में, ट्रांजिस्टर सेकंड में, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फाइव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अभी यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर, कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। माई एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल यही आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। बाकी ओपेरा एक सर्चिंग है, यानी कि जैसे गूगल क्रोम है उसी तरह एक सर्चिंग है, प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सर्च करते हैं गूगल जैसा, गूगल क्रोम जैसा, और सर्च इंजन है एक तरह का। एडोब फोटोशॉप में फोटो मतलब कि फोटो एडिटिंग करते हैं आप, और आईट्यून्स में गाना सुनते हैं, एक तरह का ऐप है जो कि गाना सुन सकते हैं आप, लेकिन जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है वो माई एसक्यूएल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू रेफर टू, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किधर है आप देखिएगा, कॉमन है नहीं, सी ऑप्शन है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर इसी को कहते हैं हम लोग, और इसी को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं सीपीयू को। तो सीपीयू जो होता है वो मदरबोर्ड में आपको ऐसे चरकुट में कुछ लगा होता है, अगर ये मदरबोर्ड है तो यहाँ पे कुछ लगा होता है, और सीपीयू जो होता है वो आपके कंप्यूटर या सिस्टम में जितने भी प्रोसेसिंग का काम हो रहा होता है उसको कंट्रोल, और आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करना, सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, सभी सीपीयू का वर्क होता है। तो ये था 50 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइब्रेरी एकेडमी ऐप है, डाउनलोड कीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप ऐप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप में ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं, वहाँ पे देख रहे हैं, तो आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो एक और हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज बना रहे हैं हम लोग, तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा आप कोई भी कोर्सेस ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर केवीएस के लिए तो मैराथन कोर्सेस है, इसके अलावा आप स्टेट लेवल पे जितने भी कोर्सेस अवेलेबल हैं उसमें अपने चॉइस से आप ले सकते हैं कि किस स्टेट का या कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आई होप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि कोरोना में आप कोरोना का फ़ायदा उठाइए। देखिए मानता हूँ मैं थोड़ा सा डिप्रेसिंग है चीज़ है, लेकिन आप कोरोना का लॉकडाउन है उसमें आप फ़ायदा उठाइए, और आप इस समय प्रिपरेशन आप घर बैठे अच्छा से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, कम फी में कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए आप ऑनलाइन प्रिपरेशन तो कई जगह आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फ़ी है बहुत हाई होगा, और आपकी क्वालिटी को मैं कुछ नहीं कहता हूँ, वो आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे क्या क्वालिटी आपको दी जा रही है और क्या क्या आपको मिल रहा है, ये आप खुद देखेंगे, खुद तय करेंगे। और उसके बाद आप कुछ टॉपिक वहाँ भी पढ़ लीजिए, कुछ टॉपिक यहाँ भी आपको फ्री अवेलेबल है, वहाँ पढ़िए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा बेटर लगता है। अगर जो लोग ज्वाइन अभी तक नहीं किए होंगे, जो लोग ज्वाइन किए हों उनसे मैं पर्सनली रिव्यू लेते रहता हूँ, वो बोलते हैं सभी अच्छे हैं। तो थैंक यू जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, जिन्होंने ट्रस्ट दिखाया है लाइब्रेरी एकेडमी पर, उनके ट्रस्ट को हम पूरा बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, और से बेटर अब क्वेश्चंस एमसीक्यू का डिस्कशन लेके मैं आऊँगा। आगे टॉपिक वाइज होगा या मिक्स होगा, सभी तरह के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। टॉपिक वाइज में भी बहुत सारे अभी हमारे पास टॉपिक बचे हुए हैं जिसका एमसीक्यू कराना है, और आपके एग्जाम के पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा करा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।